वैसे तो कोरोना ने हर चीज को बदला है, लेकिन शिक्षा का जो क्षेत्र है, जो बच्चों की पढ़ाई है या पीजी स्तर की पढ़ाई जो है, उसका एक तरह से 360 डिग्री उसको घुमाने का काम किया है कोरोना ने। और ऐसे वक्त में क्या चुनौतियां हैं उनके सामने जो अलग अलग शिक्षण संस्थाओं को चला रहे हैं, ऐसे ही कुछ खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं, उनसे चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर GS वार्ने साहब जुड़ रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप उत्तरांचल पीजी कॉलेज ऑफ बायोमेडिकल के। इस वक्त डॉक्टर SP सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप फाउंडर मैनेजर हैं लखनऊ पब्लिक स्कूल के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप चेयरपर्सन हैं NIET की, यानी नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका भी। सबसे पहले मैं चलता हूं उत्तराखंड और समझने की कोशिश करता हूं, कोरोना संकट जब आया सर, तब ये लगा कि ये कुछ दिन की बात होगी और कुछ दिन में ये संकट टल जाएगा, तब तक कुछ चीजों को स्थगित किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आगे भविष्य में भी चुनौतियां अभी जल्दी खत्म होने वाली नहीं हैं? ऐसे में क्या कदम उठाना जरूरी है? और सबसे जरूरी शिक्षा तो युवाओं की है ही, तो मेरा सवाल यही है कि आप अब तक क्या कदम उठा रहे हैं, आगे क्या उठाने वाले हैं? जी, वर्तमान स्थिति में जिस तरह से ये लग रहा है कि अभी आने वाले लंबे समय तक कॉलेजेस और स्कूल्स को खोलना उचित नहीं होगा, तो इस दौरान ऑनलाइन टीचिंग ही एक श्रेष्ठ माध्यम जो है वो बनकर के निकल के सामने आया है। और हमने इस दौरान जो विगत 2.5 महीनों में देखा है कि व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं, जहां 18 साल से बड़े मैच्योर बच्चे होते हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा का हमारा बड़ा सुखद अनुभव रहा। बच्चों ने भी बहुत इंटरेस्ट के साथ ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन किया और टीचर्स ने भी बहुत मेहनत के साथ, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशंस के साथ बच्चों को पढ़ाया। इसमें जो एक सबसे बड़ी समस्या है वो यही है कि कनेक्टिविटी। चूँकि उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है, तो कई सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा उतनी अधिक अच्छी नहीं है। और चूँकि ऑनलाइन शिक्षा के लिए इंटरनेट का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, अतः सरकार को इस दिशा में तुरंत काम करना चाहिए कि ताकि कनेक्टिविटी को अधिक सुलभ बना सके और ताकि बच्चों को जो है लाइव बिना इंटरप्शन के उनकी शिक्षा प्राप्त हो। और हमारा इस दौरान जो है अनुभव लगभग अच्छा ही रहा है। टीचर्स ने और बच्चों ने बहुत ही अच्छे सामंजस्य से अपनी पढ़ाई को, पाठ्यक्रम को पूरा किया है। ठीक, डॉक्टर SP सिंह साहब, आपका अनुभव क्या कहता है? भविष्य की जहां तक बात है, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, वारुण सर आपके पास में आ रहा हूं। मैं पूछता हूं डॉक्टर SP सिंह जी से उनका अनुभव, क्योंकि बड़े जो विद्यार्थी हैं, जो 12th के बाद के हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं और आसानी से हैंडल भी करना जानते हैं। लेकिन छोटे बच्चों के सामने चुनौतियां ज़्यादा हैं, उनके साथ अभिभावकों को भी लगना पड़ रहा है। आपका अनुभव क्या कहता है सर? और अभी क्या ऐसा करें ताकि बच्चों के पास उनकी पढ़ाई भी ना रुके और उन्हें जो दिक्कतें अभी आ रही हैं वो दिक्कतें भी ना हो? जी, इसमें सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है वो हर जगह है। विशेषकर हमारे यहाँ स्कूलों में, लखनऊ पब्लिक स्कूल्स में, जिसकी शाखाएं यहाँ कई ज़िलों में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी हैं, तो वहाँ नेटवर्क की समस्या रहती है। लेकिन फिर भी हमने ये देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस को 60 से 60% तक गाँवों में और शहरों में तो 80%, 85% तक छात्रों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की हैं। तो ये एक उपलब्धि रही है, क्योंकि हमारे यहाँ सारी क्लासेस डिजिटल हैं और हमारे सारे टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं, कंप्यूटर सेवी हैं, तो उन लोगों को यह सुविधा नहीं हुई। लेकिन जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में या दूसरे जो छोटे विद्यालय हैं, उनमें मैं ये मानता हूँ कि न के बराबर हुआ है और वहाँ पर भी सरकार को कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये समस्या जो कोरोना की समस्या है जल्दी समाप्त होने वाली नहीं है और इसके लिए लंबा समय लगेगा जी। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत से लोगों की वीडियो आए और मैं खुद समझता हूँ कि
इतना संकट नहीं अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बड़े बच्चों की क्लासेस आगे फ्यूचर में थोड़ा अगस्त में या किसी में उसमें जो है शुरू करें, तो मैं समझता हूँ इससे जो है बच्चों का ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और उनको दूर दूर बिठा के 2 शिफ्टों में 3 शिफ्टों में विद्यालय चला कर के या 2-2 दिन या 3-3 दिन विद्यालय में छात्रों को बुला कर के अगर हम क्लासेस चलाएंगे तो जो ये लॉस हो रहा है बच्चों का ये नहीं होगा। और ऑनलाइन क्लासेस तो चली रही है, तो जहाँ सुविधाएं हैं, जहाँ के टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं और कंप्यूटर के उनको अच्छी नॉलेज है, तो वहाँ तो ये सब सुविधा उपलब्ध है। हम बात करते हैं जनरल वे में जी जी। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में लोग सोच भी नहीं पाते हैं। तो वहाँ के लिए क्या करना है, सरकारों को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। हम लोग तो हर उसमें हमारे तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं तो ऑनलाइन अक्सर का सब चला ही करता था। यहाँ विदेशों तक से हमारे बच्चे बात करते हैं, डिग्री कॉलेज है जहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज हैं और वो ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वहाँ के बिजनेसमैनों से इंटरेक्ट करते हैं और उन पर अपनी टिप्स लेते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन तो हमारे यहाँ तो बहुत पहले चल रहा है और हमें कोई असुविधा भी नहीं हुई है और इस पर जाना पड़ेगा और आगे चल कर के और भी इस पर हमें डिपेंड होना पड़ेगा। ये इस समय की नीड है, नीड ऑफ द टाइम। तो आजकल ऑनलाइन पे हमें विशेष रूप से उन क्षेत्रों में ध्यान देना है जहाँ अभी इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक, अब मैं चलता हूं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल जी के पास। जी, सरोजनी अग्रवाल जी चेयरपर्सन हैं NIET की, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की। सरोजनी जी, चुनौतियां तो आपके सामने भी आ रही होंगी और जो क्लास में बैठ के आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कुछ वैसी शिक्षा आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी दोनों का एक बड़ा फर्क तो है ही। एक क्लास का एनवायरनमेंट वो अलग तरह का होता है, घर का एक एनवायरनमेंट अलग तरह का होता है। किस तरह से इस चुनौती से आप लोग निपट रहे हैं और आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, ऐसा है, निश्चित तौर पे जब ये कोरोना आया तो पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों को ऑनलाइन टीचिंग की तरफ ध्यान देना है, वरना तो वर्चुअल टीचिंग ही लगातार कॉलेजेस में हम करते रहे। तो इससे हमको जब फाइट करना था और इसका ये भी नहीं मालूम ये कोरोना कब तक रहेगा और कब तक ये चैलेंज हमारे सामने रहेगा, हमने ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर दी थी। वी वर दी फर्स्ट वन टू स्टार्ट दी ऑनलाइन टीचिंग इन इंडिया। एंड हमको मानव संसाधन मंत्रालय से ई-लीड का सर्टिफिकेट भी उनके उससे उन्होंने दिया हमें, आदरणीय निशंक जी ने। जब हमारी वी वर दी फर्स्ट वन टू स्टार्ट। और आगे के लिए मैं समझती हूँ हम जिस तरीके से हमने स्किल लैब चला रखी हैं, उनकी भी सबकी ट्रेनिंग है ऑनलाइन और इंक्यूबेटर्स हैं। यहाँ हम लोग ने इसको बिजनेस से जोड़ा है, इंडस्ट्रीज से जोड़ा है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स कहीं जॉब मांगने न जाएं, बल्कि जॉब उनको हमारे यहाँ खुद जॉब दें दूसरे बच्चों को। तो उसके लिए भी हमने जोड़ा है और मैं समझती हूँ आगे हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। और डेफिनेटली माननीय मोदी जी के हिसाब से जो उन्होंने ई-विद्या शुरू की है, उसमें जो चैनल से के थ्रू टीचिंग होगी, क्योंकि एक सबसे बड़ा चैलेंज है जहाँ पे जिन घरों में आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, वहाँ अगर रेडियो के थ्रू से कनेक्ट किया जाएगा तो निश्चित तौर पे धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ जाएगी और इसका पूरा फायदा मिल पाएगा। अभी मैं समझती हूँ पूरा फायदा स्टूडेंट्स को नहीं मिल पा रहा है ई-लर्निंग का, लेकिन माननीय मोदी जी ने जो किया है ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है ई-विद्या का। और इसी से आगे हम लोग बहुत आगे राइज कर पाएंगे और इस चैलेंज को मीट कर पाएंगे जो कोरोना की वजह से हमारे सामने आया है। हायर एजुकेशन में, लेकिन मैम सरोजनी मैम, हायर एजुकेशन में जितना महत्व आपकी थ्योरी का है जी, उससे कहीं ज्यादा महत्व बताते हैं कि प्रैक्टिकल का है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे वो मेडिकल फील्ड हो। तो जो जानकारी आपको प्रैक्टिकली देनी है, मसलन मशीनों के बारे में, इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों के बारे में, वो कैसे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वो कैसे हो पाएगा स्टूडेंट्स को? क्या सरकार से आप लोगों को बात करनी चाहिए कि एक सर्टेन पीरियड के बाद ये बार्स हटाएं और फिर बच्चों को स्कूल आने दें, कॉलेज आने दें? आपने सही सवाल पूछा है। बिल्कुल हम लोगों को उसी तरीके से वर्कअप करना पड़ेगा जिस तरीके से फुटबॉल की ट्रेनिंग ऑनलाइन दी जा रही है,
जिस तरीके से डांस की ट्रेनिंग ऑनलाइन दी जा रही है, तो एक इसी तरीके से हमको अपनी मेडिकल की ट्रेनिंग में, इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग में जो हैंडवर्क हमें करना है उसको भी हमें ऑनलाइन टीच करने के लिए डेवलप करना पड़ेगा। जी, ये वाराणसी साहब, ये समस्या आ रही है कि आपके पास भी, कि जो प्रैक्टिकली बच्चे जानना चाहते हैं? देखिए समस्या ये वाराणसी साहब सवाल था ये। प्रैक्टिकल, जी बोलिए सर। जी प्रैक्टिकल तो देखिए नितांत आवश्यक है किसी भी बच्चे को अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए। बट चूंकि मेडिकल कोर्सेज से संबंध रखते हैं, तो इसमें तो हमको स्टूडेंट्स को ऐसी किसी भी तरीके की आपदा में, ऐसी किसी भी बीमारी में उसके साथ कैसे निपटना है और उसके साथ कैसे सुरक्षित रह करके दूसरों का इलाज करना है, उसमें सहायता करनी है, तो उनके लिए तो हॉस्पिटल एक्सपोजर बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। बट चूंकि अभी सब चीज़ें बंद हैं, बच्चे घरों में हैं, तो इसमें हमने ज़्यादातर ये किया है कि किसी टीचर ने, जैसे टीचर घर से क्लास ले रहे हैं, तो उन्होंने अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर को मॉडल बना करके यूज़ किया है और उसके ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन करके बच्चों को ऑनलाइन दिखाया है। लेकिन लेटर और सूनर बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर तो देना होगा, तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी नई तकनीक, कोई ऐसी नई सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिसमें बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट भी मिले और उसके साथ उसको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिले। इसके ऊपर विचार करना और कुछ प्लानिंग करना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। इसके संबंध में क्या बात की जा सकती है सरकार से, आप लोगों के प्रतिनिधि अगर बात करें? क्योंकि जो बच्चे ऐसे हैं जो समझदार हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करना समझ सकते हैं, उनका लॉस तो जाहिर है कि हो रहा है, वो घर पे बैठे हुए हैं। जितनी उन्हें सुविधा, जितनी अच्छी पढ़ाई उनकी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत 19-20 तो हो ही रहा होगा। तो क्या बात की जा सकती है सरकार से इन परिस्थितियों में? बिल्कुल, क्योंकि अब विगत 15 दिनों में जो स्थिति है, सब जगह खुल गया है, लोग बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बाजार भी जा रहे हैं, अपने काम पे भी जा रहे हैं। तो जब लोग बाजार जा सकते हैं, अपने काम पर जा सकते हैं, तो जो बड़े बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, वो स्कूल कॉलेजेस भी जा सकते हैं। इतने समय में मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जिसने सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व को नहीं समझा होगा या जिसने ये नहीं समझा होगा कि कैसे हमको इस बीमारी से बचाव भी करना है और अपने दैनिक कार्यक्रमों को भी जारी रखना है। तो उस चीज़ को करते हुए शुरुआत में धीरे धीरे इस चीज़ को हफ्ते में 2 दिन 3 दिन करके, लंबा गैप करके, धीरे धीरे करके हमें इस चीज़ को प्रयास करना पड़ेगा कि ये सुचारू हो सके, ताकि बच्चों। डॉक्टर एसपी सिंह जी भी इस पे एक पॉइंट रखना चाहते हैं अपना। नितांत आवश्यक है। सिंह साहब बोल सकते हैं आप। जी, मेरा ये कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर क्लास का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रयास ये हो कि जल्दी से जल्दी क्लासेस कैसे स्टार्ट की जाएं, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बच्चे सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में स्कूल्स में रहते हैं, कॉलेजेज में रहते हैं, घर पर उतनी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं। तो थोड़े से समझदार बच्चे, मैं तो कहूँगा कि जूनियर से लेकर के 12 तक के और डिग्री के तो बच्चे बहुत ही बड़े होते हैं, समझदार होते हैं। हमारे यहाँ भी डिग्री कॉलेज है, तो इनको सबके लिए सरकार को अब सोचना चाहिए कि कैसे हम जल्दी जल्दी क्लासेस शुरू करें और बच्चों का जो लॉस हो रहा है, एक मैं मानता हूँ मुश्किल से 50% अभी बच्चों को मिल रहा है, जबकि हम लोगों के यहाँ बहुत ही मतलब हर तरह से वेल इक्विप्ड क्लासेस हैं और हमारे टीचर्स वेल इक्विप्ड हैं। तो वहाँ पर जब ये हाल है कि 50% ही बच्चों को मिल रहा है, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। जो टीचर क्लास में एक्शन के साथ एक एक चीज़ को समझाता है और उसको जैसे वीडियो शेयर कर लो या कुछ वो कर दो, वही होता है। अब वीडियो भी जाते हैं, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा ये सब जुड़े होते हैं, किसी का चला, किसी ने बीच में बोल दिया, तो इस तरह से जो है उसमें वो डिस्टर्बेंस भी होता है। बच्चे ठीक से प्रयास करते, मैं कहता हूँ एकदम ये नहीं है कि 50-60% ही उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो हमें यही प्रयास करना है कि जल्दी से जल्दी क्लासेस कैसे स्टार्ट की जाएं और स्कूल खुद इसके लिए समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, सब लोग खुद एक एक बच्चे को दूरी का महत्व बताते हुए दूर दूर बैठने का, अब तक तो सब समझ ही चुके हैं, उनके पेरेंट्स भी समझ चुके हैं और स्कूलों में पूरा जितना सैनिटाइजेशन, जो मार्केट में जा रहे हैं आप ये देखें वहाँ क्या है,
आप देखें कि गांवों में हर जगह पे इतनी भीड़ लग गई है, हर जगह पे, कस्बों में, शहरों में, हर जगह। स्कूलों में तो फिर भी डिसिप्लिन मेंटेन होता है। तो और अगर आप बच्चों को बोलिए कि कतार से चलना है तो वो कतार में जब तक टीचर कहेगा नहीं तब तक खड़े रहेंगे, फॉलो करते हैं, ये सारे वो होता है। ठीक, लेकिन इसके साथ साथ एक मेरा सवाल ये भी है कि किसी संस्थान को चलाने के लिए अर्थ की भी बहुत जरूरत होती है। तो सरोजनी मैम, ये भी एक क्लेश चल रहा है कि प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल अपनी फीस माफ कर दें 3 महीने की, जबकि स्कूलों का तर्क ये है कि हमें भी अपने जो टीचर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी देनी है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? और ये जो मॉडल है कि जाहिर है कि फीस आएगी तब तो पूरा संस्थान उस तरह से चलेगा, क्योंकि अच्छी शिक्षा भी देनी है, क्वालिटी एजुकेशन भी देनी है, तभी प्राइवेट संस्थान काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर सरकारी में उतनी अच्छी सुविधा होती तो फिर दूसरे लोग यहाँ रुख नहीं करते। इसको किस तरह से देखते हैं ताकि दोनों पक्ष बैलेंस रहें? जी, सबसे पहले तो मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जब इस ऑफिसेज खुल गए हैं, लोग जॉब पे जा रहे हैं, तो जो बड़े बच्चे हैं उनकी क्लासेस शुरू की जा सकती हैं, जिससे ये सही बात है। ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारे इंडिया में इतनी डेवलप नहीं है कि वो वर्चुअल ट्रेनिंग की तरह ट्रेनिंग दे सके, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ वो बड़े बच्चे अटेंड कर सकते हैं, उसको शुरू कर देना चाहिए। मेरी सोच भी ये है। और ये भी बात जो आपने कहा कि जो बच्चे फीस देने की बात करते हैं कि 3 महीने की फीस माफ कर दी जाए, ये एक बहुत बड़ी परेशानी उन स्कूल रन करने वालों के लिए है जो चलाते हैं। वो कैसे टीचर्स की सैलरी दें, कैसे स्टाफ की सैलरी दें, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका वाया मीडिया यही निकलेगा कि कॉलेज को शुरू कर दिया जाए, जैसे ऑफिसेज शुरू कर दिए गए हैं, बड़े बच्चों के कॉलेज शुरू कर दिए जाए, छोटे बच्चों की क्लासेज अभी ना शुरू की जाए और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ की जाए। और उनको सब टीचिंग है ही, मास्क वगैरह का ध्यान रख के इसको 2 शिफ्ट में भी किया जा सकता है। जैसे अगर एक क्लास में ज़्यादा बच्चे हैं तो 2 शिफ्ट में बच्चे हो जाएं कि 3 दिन आधे बच्चे आ जाएं, 3 दिन दूसरे आधे बच्चे आ जाएं। तो सारी ऑनलाइन टीचिंग के अलावा कम से कम कुछ तो वर्चुअल ट्रेनिंग उनकी होगी, तब कुछ तो समझेंगे। तो बिना वर्चुअल ट्रेनिंग के बिना ये बच्चों को पूरा समझाना मुश्किल है। बिल्कुल, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि ये इस तरीके से होना चाहिए। ठीक, सिंह साहब, ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा परेशानी जो आ रही है वो आप समझिए कि उन पेरेंट्स के सामने आ रही है जिनके सामने फाइनेंशियल क्राइसिस इस वक्त आ गई है, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो उस होड़ में चाहते हैं कि उनकी भी फीस माफ़ हो जाए। हालांकि वो सक्षम है, लेकिन फिर भी जो आदत है लोगों की वो तो रहेगी। जी, मुझसे कुछ कह रहे हैं आप? मैं वारन सर आ रहा हूँ, सिंह साहब से सवाल था, फिर आपके पास आता हूँ। हेलो, अच्छा, जी 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 जी, मैं बोलूँ? जी जी, बोलिए सर। जी, तो मेरा ये कहना है कि जो अभिभावक सक्षम हैं, ये जो आपने भी बात कही कि जो अभिभावक सक्षम है वो भी नहीं चाहते फीस देना, तो इससे ज़्यादातर स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। उन्होंने फीस नहीं दी है तो सैलरी नहीं मिल रही है। और कुछ स्कूलों में जहाँ पर एक बहुत उच्च वर्ग पढ़ाता है तो वहाँ पर तो फीस आ गई है, वो जम के आ रहे हो, तो लेट फाइन तक लिए हैं। लेकिन हमारा जो ये मानना है कि जिनकी फीस कम आई है या जो अभिभावक ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है, जैसे कोई धंधा कर रहा था, उसका बिजनेस चौपट हो गया, तो उनके लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है, सरकार ने ऐसा किया है। इसके अलावा फीस न बढ़ाने का भी निर्देश हुआ, जिसको भी सब फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड होता है कि उससे जो है सभी के वेतन देना है और खर्चे हैं। अब तो और खर्चे बढ़ गए हैं, सैनिटाइजेशन। अब पेरेंट्स को आता है फीस जमा कर, सबसे पहले उसको जो है हैंड सैनिटाइजर दो, ये करो, जो हैंड वॉश कर लो, मास्क लगाए हैं कि नहीं, तो उसके हर चीज़ को जो है स्टाफ को एक्स्ट्रा डिप्यूट करना पड़ता है। तो वो सब जो बहुत से खर्चे बढ़ गए हैं। अब समय से हर थोड़ी देर बाद जो है बाथरूम को उनको सबको सैनिटाइज करना पड़ता है जहाँ से कोई निकलता है, तो एक बहुत बड़ा खर्चा भी आ गया है। तो फीस नहीं देंगे तो कैसे स्कूल चलेंगे, सीधी सी बात है। और कैसे वेतन दिया जाएगा,
तो सभी को प्रयास करके देखिए, जो जिनके पास पैसे कम होते हैं या इनकी इनकम कम है, वो लोग वही छोटे स्कूल ढूंढते हैं जहाँ पे फीस बहुत कम होती है, लेकिन उनको भी बिना पैसे कैसे चलेगा? तो फीस तो देनी ही पड़ेगी। जो जितना सक्षम है उतने स्कूलों में पढ़ाता है, फीस देंगे तभी चल पाएगा सिस्टम। और एक चीज़ और है, ऑनलाइन एजुकेशन देने में और भी ज़्यादा खर्चे हैं। उनको सबको जो है और ज़्यादा अपने एसेट्स बढ़ाने पड़ते हैं, टीचर्स को ज़्यादा समय देना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ये ऑनलाइन क्लासेस जो है रेगुलर क्लास से ज़्यादा वो जो है टाइम टेकिंग है, इस पर खर्चा भी ज़्यादा होता है, उनको जो है समय भी ज़्यादा देना पड़ता है। और वार्ने सर, ये क्या सरकार से भी किसी तरह की कोई मदद हो सकती है कुछ सुविधाओं में, या कोई पॉलिसीज जो पसंद नहीं आ रही होंगी आप लोगों को, या आपको लगता है कि अभी सब ठीक चल रहा है? बहुत से अभी फिलहाल तो सरकार, ये वार्न सर से सवाल था मेरा। सिंह साहब एक सेकंड। जैसे अगर कहीं आपने जी बोलिए सर। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें तो सरकार द्वारा सहयोग दिया ही जा रहा है कि जैसे हमारी मान लीजिए कि शिक्षण संस्थानों ने बैंकों से लोन लिया है तो उनकी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह को भी अभी पोस्टपोन कर दिया गया है। और छात्रों को, अभिभावकों को भी सरकार ने ये कहा है कि जो सक्षम हैं, जो दे सकते हैं, वो अपना शुल्क जमा कराएं। देखिए, अब इन सब चीज़ों में तो सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। सक्षम को असक्षम का साथ देना होगा। हम कहते हैं कि 100% को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो सक्षम है वो 100% दे दे और जो असक्षम है वो 0% दे दे, तो भी औसत 50-60% का आ जाता है। तो एटलीस्ट कम से कम जो शिक्षण संस्थानों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, कम से कम उनकी वेतन देने में हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और आगे आगे तो स्वाभाविक है कि सरकार को इस चीज़ के ऊपर बहुत गंभीरता से सोचना और विचार करना पड़ेगा कि जो अभिभावक बिल्कुल अपना रोजगार खो चुके हैं, तो उनके बच्चों का शिक्षा का आगे का कार्यक्रम कैसे चलेगा। तो सरकार को उसमें उनको सहयोग करना पड़ेगा, स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे ताकि वो बच्चे भी शिक्षा से वंचित ना रहें। और साथ ही साथ हम शिक्षण संस्थानों को भी इस चीज़ को बहुत गहराई से समझना होगा कि अगर कोई बच्चा सक्षम नहीं है उसके माता पिता फीस देने के लिए, तो हमें भी उस बच्चे को शिक्षा से वंचित ना करके उसको पूरा मौका देना होगा। दोनों पक्ष जब हाथ बढ़ाएंगे तो अभी बिल्कुल दोनों तरफ से हैं, जो लोग सक्षम हैं वो सहयोग करें शिक्षण संस्थाओं का, और जो वाकई फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं उनके लिए संस्थान इंसानियत दिखाते हुए उन्हें अतिरिक्त वक्त दें, थोड़ी बहुत रियायत भी फीस में अगर गुंजाइश हो तो वो भी कर दें, और ये दोनों तरफ से काम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और शिक्षा व्यवस्था जो तब्दील हो रही है, जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, और अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कितने दिनों का ये एक गैप है। शुरुआत में लग रहा था कि कुछ ही दिन हैं, बाद में 3 महीने हो गए, अभी 1-2 महीने शायद और इसी तरह से चलेगा। तो उस सब के बीच में बीच के रास्ते किस तरह से निकलेंगे, ये हमारे मेहमान हमें बता रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।